नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि के महासंग्राम में। मैं हूं अजय वत्स। उत्तराखंड कांग्रेस में इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत देहरादून पहुंचे हैं। पंजाब में चल रहे बवाल के बीच हरीश रावत को ज्यादा वक्त नहीं गुजारना पड़ रहा था, लेकिन इस बीच हरीश रावत अब देहरादून पहुंचे हैं। जल्दी हरीश रावत उत्तराखंड में कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए 2 अक्टूबर से शुरुआत हो सकती है। हालांकि हरीश रावत के पंजाब में ज्यादा फंसे होने की वजह से कांग्रेस की कैंपेन पर असर पड़ा है। बीजेपी जहां कई कार्यक्रम लॉन्च कर चुकी है, वहीं कांग्रेस फिलहाल इसमें पिछड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि अब माना जा रहा है कि हरीश रावत उत्तराखंड में ज्यादा वक्त गुजारेंगे। जी हाँ, तो अब क्या स्ट्रैटेजी है? अब चुनाव के दिन बिल्कुल करीब हैं, तो क्या करने वाले हैं, किस तरह से अब रहने वाला है अब प्रोग्राम हरीश रावत का? आइए सीधे जानते हैं। रुक करते हैं दीपांकर भट्ट हमारी संवाददाता का, जिनके पास मौजूद हैं खुद हरीश रावत साहब। दीपांकर, हरीश रावत जी के पंजाब में बिजी रहने से जाहिर है उत्तराखंड कांग्रेस का नुकसान हुआ है, मगर ये कितना नुकसान है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक हरीश रावत पंजाब में उलझे हुए थे और उत्तराखंड में इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, एक्स सीएम रह चुके हैं और बहुत कुछ हरीश रावत पर निर्भर है उत्तराखंड कांग्रेस का इलेक्शन। उनसे पूछते हैं कि अब पंजाब से सर फुर्सत मिल गई आपको? अभी मैं समझता हूं कि 5-7 दिन का काम और रह गया है और उसके बाद फुर्सत है। पहले मैं मान के चल रहा था कि मंत्रिमंडल के गठन के साथ मेरा काम समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ अचानक कुछ स्थितियां आई हैं, तो उससे निपट लिया जाएगा। तो उसके बाद मैं उत्तराखंड पर ही पूरी तरीके से फोकस रहूं। पर एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि आपका बहुत टाइम पंजाब में बीत चुका है, उत्तराखंड में इलेक्शन कैंपेन है, चुनाव बहुत नजदीक है, बीजेपी बहुत एग्रेसिव है, उनके मिनिस्टर आने शुरू हो गए हैं। आपका इलेक्शन कैंपेन कहीं बहुत सुस्त है क्योंकि आप यहाँ पे हैं ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारी एक बड़ी परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण पूरा हुआ है। तीसरा चरण अल्मोड़ा या टिहरी कहाँ से करें, अभी 1 आध दिन में हम डिसाइड कर लेंगे। तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। ये श्राद्धों के कारण स्थगित हुआ है और उसके बाद तीसरा चरण, चौथा चरण। तो आप हमें लगातार दिखेंगे उत्तराखंड में? हाँ, उत्तराखंड में लगातार दिखेंगे और लगातार काम करेंगे। बीजेपी इस बात से बहुत खुश है कि आप पंजाब में उलझे हुए हैं, तो उत्तराखंड बीजेपी भी खुश है और आपके कांग्रेस के अंदर के विरोधी भी खुश हैं कि वहां जितना उलझे रहेंगे यहाँ हमारे लिए राहत रहेगी। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि साथ रहे और साथ सबको अच्छा लगता है। रहा भाजपा का सवाल, भाजपा कुछ भी सोच ले, कुछ भी समझ ले, देखिए उनकी पारी खत्म है। जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड को छला है इन 5 साल, अब उत्तराखंड की बारी है कि इस छलने का बदला ले। तो उत्तराखंड भाजपा को पराजित करके बदला लेगा। उनका आईटी सेल आप पे लगातार हमलावर रहता है। कल उन्होंने कार्टून उजाड़ बल्द करके एक कार्टून भी बनाया, आपने आज उस उजाड़ बल्द पे एक अपना कमेंट भी किया कि निशाना किस पे है सर आपका? भाजपा ने उजाड़ू बल्दों का अस्तित्व स्वीकार कर लिया कि उजाड़ू बल्द है और अब तो मुहर भी लगा दी। कर्मकार बोर्ड को शर्मसार बोर्ड बना करके जो है भाजपा को शर्मसार होना चाहिए। अच्छा दीपांकर, एक सवाल, पंजाब में कांग्रेस का जो हाल हुआ है, खंड खंड कांग्रेस बढ़ती दिखाई दे रही है, बढ़ चुकी है, बल्कि वहां पर सीएम का चेहरा बदलना पड़ा है, फिर भी छोड़ चुके हैं नवजोत सिंह। अब क्या असर इसका यहां भी होगा, उत्तराखंड में भी होगा क्या, या फिर यहां एकजुट होकर कांग्रेस लड़ पाएगी बीजेपी से? बिल्कुल, हमारे जो एंकर है अजय, उनका सवाल है कि जिस तरह की स्थितियां पंजाब कांग्रेस में रही, उत्तराखंड कांग्रेस पे भी क्या इस तरह की स्थितियों का असर यहां भी दिखेगा हमें, या यहां सब कुछ ठीक है? आपने वहां दलित नेता बनाकर मुख्यमंत्री, आपने कहीं ना कहीं यहां की पॉलिटिक्स को भी एक तरीके से उलझा सा दिया। देखिए, ये पूरे देश के अंदर इसका असर पड़ेगा। उत्तरी भारत में बहुत लंबे अंतराल के बाद कोई दलित व्यक्ति, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है और कांग्रेस ने जहाँ पर सिख भावनाओं का ध्यान रखा है, तो वहाँ पर दलित भावनाओं को सम्मान दिया है और उसका पूरे देश के अंदर असर पड़ेगा।
और देखिए, भ्रमवश कोई कुछ भी समझ ले, कांग्रेस जब भी शक्तिशाली हुई है, कांग्रेस ने हमेशा दलितों और अल्पसंख्यकों को स्थान दिया है। आप चलिए देखना होगा हरीश रावत जी की रणनीति कितनी कारगर होती है उनके लिए। उनसे बीजेपी ने सत्ता ले ली थी, क्या वापस ले पाते हैं अपनी कुर्सी हरीश रावत। ये लाइव आप हरीश रावत को सुन रहे थे कि अब किस तरह से आगे वो लड़ने जा रहे हैं, चुनाव में उतरने जा रहे हैं। और अक्टूबर में कांग्रेस के कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड के गांव में अब कांग्रेस नेता 2 दिन बिताएंगे, जहां युवा चौपाल और महिला चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान किसी दलित परिवार के घर पर खाना भी खाएंगे। पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। कांग्रेस के 13 बड़े नेता अलग अलग जिलों में जाएंगे और गांव में रुकेंगे। करीब 700 न्याय पंचायतों में सीधा संवाद करेंगे। कोटद्वार के लखनपुर सिगड्डी में हरीश रावत रुकेंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह थानों में रुकेंगे। कांग्रेस के सह प्रभारी राजेश धर्माणी का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ दलितों के वोट के लिए फायदा उठाया है, उनके लिए किया कुछ नहीं। पार्टी ने सिर्फ उनको वोट के एक समझता हूँ वोट बैंक के तौर पे एक इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उनके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें जो है उनको एक भ्रमित करने का प्रयास किया है, लेकिन वो ये चीज़ भूल चुके हैं। जब भी गरीब आदमी के साथ कोई अन्याय हुआ, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसके लिए मांग अपनी जो है संघर्ष किया है। यहाँ मलिन बस्तियों के लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ। जब भी किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय हुआ, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है अपनी आवाज बुलंद की है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 अक्टूबर को पौड़ी में होंगे। मौका पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि का होगा, लेकिन कांग्रेस का रक्षा मंत्री के दौरे पर अब सवाल उठा रही है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं के उत्तराखंड दौरे शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पौड़ी के पीटसेन पहुंचेंगे, जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। 2017 के चुनाव से पहले इसी दिन 5 साल पहले तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आए थे। बीजेपी चुनाव से पहले फिर रक्षा मंत्री के दौरे से जहाँ सैनिकों को साधना चाहती है, तो वहीं नई घोषणा भी चाहती है। सैनिक कल्याण मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में सैनिकों को लेकर सिर्फ बीजेपी ने सोचा और लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, 46 साल पुरानी मांग 1 रैंक 1 पेंशन, जिसको अगर लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया। तो अब गोदयाल जी क्या करें, उनको सैनिकों के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा उनको ज्ञान को बढ़ाएं और जरा इन चीज़ों की जानकारी लें। उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में सेना में हैं। ऐसे में सैनिक हितों की बात हर राजनीतिक दल के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी। कांग्रेस का कहना है कि 5 साल पहले हुई रक्षा मंत्री की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई और फिर चुनाव से पहले गुमराह किया जा रहा है। इससे पहले ठीक 5 साल पहले देश के रक्षा मंत्री आए थे और उस समय घोषणा की थी कि हम यहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 5 वर्ष बीतने के बाद सैनिक स्कूल की स्थापना तो दूर, उसकी ABCD भी शुरू प्रारंभ नहीं हुई है। और वो भी जुमला था, वो भी स्थानीय लोगों को ठगने का एक षड्यंत्र था और अभी दोबारा षड्यंत्र करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी नेता जहां चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रियों से नई घोषणा करवाने के मूड में है, तो वहीं कांग्रेस 5 साल पहले की अधूरी घोषणाओं को गिनवाने के मूड में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी अपने सभी फ्रंटल संगठनों की कार्य समितियों की मीटिंग बुला रही है। 2 दिन पहले ही बीजेपी ने अपनी चुनाव प्रबंधन कमेटियां घोषित की हैं। बीजेपी अपनी सभी 33 चुनाव प्रबंधन कमेटियों को एक्टिव करने जा रही है। इसके लिए अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में कमेटी में शामिल सभी सीनियर लीडर की मीटिंग बुलाई जा रही है। ये कमेटियां विपक्ष के लिए बड़ी चैलेंजिंग साबित हो सकती हैं। सांसद अजय भट्ट, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र रावत वाली विशेष संपर्क कमेटी का काम ही विपक्षी खेमे में सेंधमारी का होगा। समिति चुनाव से संबंधित है, मीडिया की है, सोशल मीडिया की है, अलग अलग उसका ग्रुप चलाने की है, तो वो सारी हमने इसी रूप में बनाई है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव प्रबंधन में इस प्रकार की समिति बनाकर काम करना, ये कहीं ना कहीं चुनाव में गति देने के साथ साथ और अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव चुनाव के जीतने में इसका रहेगा।
नैनीताल की कालाढूंगी सीट से 2022 में बीजेपी फिर से कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को मैदान में उतारेगी या नया चेहरा लेकर आएगी, इस पर बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बंशीधर भगत ने अपनी इच्छा साफ कर दी है कि वो फिर से विधायक बनना चाहते हैं। चुनावी चर्चाओं और सरगर्मियों के बीच कयासों का बाजार गर्म है कि क्या बीजेपी इस बार अपने 70 पार वाले उम्रदराज विधायकों को चुनावी मैदान में उतारेगी। पार्टी में इसको लेकर जितने मुंह उतनी बातों वाली हालत है, लेकिन नैनीताल की कालाढूंगी विधानसभा से 6 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत इन चर्चाओं को दरकिनार करते हुए एक बार फिर चुनावी ताल ठोकने के मूड में। 71 साल के भगत सुबह से शाम तक बूथ बूथ घूम रहे हैं, साथ ही बेटे और अन्य दावेदारों की दावेदारी को दरकिनार करते हुए अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा जग जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल घर घर तक संपर्क है और हर बूथ पे मेरा संपर्क है। बूथ अध्यक्ष को मैं ठीक से जानता हूँ, अपने जो शक्ति केंद्र संयोजक हैं उनको ठीक से जानता हूँ और सारा संगठन मेरा बना हुआ है, पार्टी के नाम से बना हुआ है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और पूरी तरह चुनाव लड़ने के मूड में हूँ, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं है। साफ है, बंशीधर भगत की इच्छा को पार्टी हल्के में नहीं ले सकती। उन्हें तराई भावर के इलाके में ब्राह्मण तबके का बड़ा नेता माना जाता है। भगत यूपी के दौर में सबसे पहले साल 1991, फिर 1993 और फिर 1996 में विधायक बने। भगत उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मंत्री बनते आ रहे हैं। साल 2002 में बंशीधर भगत को हल्द्वानी में इंदिरा हृदयेश के हाथों चुनाव लड़कर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2007 में उन्होंने इंदिरा को पटखनी दे डाली। साल 2012 में नए परिसीमन से बनी कालाढूंगी विधानसभा से भगत लगातार दूसरी बार विधायक हैं। ऐसे में भगत जैसे वरिष्ठ विधायक का टिकट काटना पार्टी के लिए आसान नहीं है और इसके संकेत पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी दे रहे हैं। हमेशा चुनाव का आधार जिताऊ होता है। चुनाव में कोई लिहाज नहीं होती किसी प्रकार की। सर गिने जाते हैं, संख्या गिनी जाती है और उसका जनता के अंदर क्या आधार है वो देखा जाता है। पहला आधार तो ये है, बाकी आधार मेरे से ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्धारित करेगा। हालांकि इन सब के बीच भगत के गढ़ में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व में हरियाणा बीजेपी के संगठन मंत्री रह चुके सुरेश भट्ट ने भी अपने दौरों से हलचल बढ़ाई है। कालाढूंगी के रहने वाले भट्ट कालाढूंगी सीट को अपनी स्वाभाविक सीट मानते हैं और साथ ही पूर्व में प्रदेश महामंत्री और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे गजराज सिंह बिष्ट उम्मीद लगाए बैठे हैं कि युवा होने के नाते उनकी लॉटरी खुल सकती है। जिस प्रकार से युवा पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, मुझे विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझ पर ही विश्वास करेगी और यहाँ से निश्चित रूप से मेरे साथ अन्याय भी नहीं करेगी और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का अधिकार देगी। और मैं आपके माध्यम से और यहाँ की जनता के सहयोग से निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस चुनाव को जीतकर भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा को दूंगा। अब जाहिर है बंशीधर भगत की बढ़ती उम्र के कारण कालाढूंगी से कई दावेदार खड़े हो गए और बीजेपी के इस अजयगढ़ से विधायक बनने के ख्वाब संजोने लगे हैं, जिसमें भगत के बेटे और उनके प्रतिनिधि विकास भगत भी शामिल हैं। ऐसे में भगत अपने लिए टिकट ला पाते हैं या फिर बेटे के लिए जोर लगाते हैं या पार्टी भगत के परिवार से बाहर किसी अन्य नेता को टिकट देती है, ये देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कर्मकार कल्याण बोर्ड से अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की आखिरकार विदाई हो गई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के करीबी सत्याल को हटा दिया गया है। त्रिवेंद्र कार्यकाल में हरक सिंह को हटाकर सत्यपाल की ताजपोशी हुई। लंबे समय से हरक सिंह रावत सत्यपाल को हटाने की मांग कर रहे थे। वहीं कर्मकार बोर्ड के सचिव मधु नेगी चौहान को भी हटाया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि श्रम सचिव हरवंश चुग को कर्मकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन भी दिया गया है। चुग गुरुवार को रिटायर हो रहे थे, जबकि पीसीएस अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी को बोर्ड का नया सचिव बनाया गया है। और कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में करोड़ों का घोटाला हुआ है। मामले में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वैसे तो ये सरकार का अंदरूनी मामला है कि किसे अध्यक्ष बनाएं, किसे रखें, किसे हटाएं, लेकिन कर्मकार बोर्ड में
जिस तरीके से खींचतान चलती रही और जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आई हैं, इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि वास्तविकता जो है सबके सामने आए। एक संशय की स्थिति है, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है कि कर्मकार बोर्ड में जो है बड़े व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई और उसका परिणाम आपके सामने कि मंत्री और क्या नाम है जो अध्यक्ष है उनमें जो है लगातार खींचतान होती रही है। नैनीताल जिला चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है और पिछली बार कांग्रेस को यही मुंह की खानी पड़ी थी, इसलिए नैनीताल में इस बार कांग्रेस का खास फोकस है क्योंकि 2022 में कांग्रेस को नैनीताल जिले की 4 सीटों पर जीत का स्वाद चखना है तो बगावत पर लगाम लगानी होगी, जो सबसे बड़ी चुनौती है। के चुनावी गुणागणित के बीच नैनीताल जिले में एक बार फिर कांग्रेस को बगावत का डर सताने लगा है क्योंकि जिले की 6 में से 4 विधानसभा सीटों में बगावत के कारण पार्टी पिछले चुनावों में हार का सामना कर चुकी है। खास बात यह है कि बगावत कर चुके कुछ चेहरे तो एक बार फिर कांग्रेस संगठन में अहम पदों में बैठकर चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और बातों ही बातों में अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। 17 में मुझे टिकट नहीं दिया गया तो भाई टिकट नहीं दिया गया तो मैं भी मेरे अपने समर्थकों के दबाव में जो मुझे एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरना पड़ा और मैंने बहुत कड़ी टक्कर दी। 15,000 के आसपास में वोट लाया और मुझे उम्मीद है कि भाई देखिए हम हैं तो कांग्रेस ही, हम सन 90 से कांग्रेस में हैं। पिछली बार हम कांग्रेस में नहीं थे, तब भी मेरा एक शानदार प्रदर्शन रहा था और एक कांग्रेस का पुराना सिपाही होने के कारण आज हम फिर दोबारा कांग्रेस में महासचिव के पद में काम कर रहा हूँ और लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। बगावती नेताओं की ताकत का एहसास कांग्रेस को भी बखूबी है क्योंकि लाल ढूंगी से महेश शर्मा 2 बार, लालकुआं से 1 बार हरीश चंद्र दुर्गापाल और 1 बार हरेंद्र बोरा और हल्द्वानी से 2007 में इंदिरा हृदय के खिलाफ मोहन पाठक ने बगावती होकर ताल ठोकी थी और सभी मौकों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है, इसीलिए कांग्रेस सतर्क है। देखिए ये सच है कि जब भी कुछ लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, बगावत करते हैं तो पार्टी का एक बड़ा नुकसान हो जाता है और जब वरिष्ठ नेता ऐसे लोगों की पार्टी में वापसी कराते हैं तो उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोग दोबारा से पार्टी के खिलाफ चुनाव न लड़ें। पिछले चुनावों में कांग्रेस से बगावत कर चुके नेता जीत का भी स्वाद चख चुके हैं, इसीलिए बगावती तेवर वाले नेताओं के हौसले बुलंद हैं। साल 2012 में लालकुआं से बगावती रहे हरीश चंद्र दुर्गापाल तो जीत कर मंत्री भी बने। यही नहीं, भीमताल से राम सिंह केड़ा 2017 में बगावत कर विधायक बन गए। ऐसे में 2022 में ये बगावती कांग्रेस का नुकसान ना करें, इसकी तैयारी पार्टी को अभी से करनी होगी। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब डालते हैं एक नजर कब कब कांग्रेस को बगावत से नुकसान हुआ। नैनीताल में 4 सीटों पर हारी थी कांग्रेस को अब बगावत का डर है। कालाढूंगी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं महेश शर्मा, कांग्रेस से बगावत कर लड़ा चुनाव। साल 2012-2017 में लड़ा चुनाव, दोनों चुनाव में महेश शर्मा को हार का सामना करना पड़ा था। और कांग्रेस में कब और किसने बगावत की ये भी देखिए। 2012 में हरीश चंद्र दुर्गापाल ने की थी बगावत, लालकुआं से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। 2017 में कांग्रेस में दुर्गापाल की वापसी हुई। 2017 में बगावती हरेंद्र बोरा निर्दलीय लड़े थे। और इसी के साथ कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला। खिलाफ सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की संशोधन याचिका, कहा सिर्फ एक टावर गिराने की दी जाए इजाजत। गोरखपुर के कारोबारी की मौत मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा डर के साए में यूपी की जनता। गोरखपुर में व्यापारी की संदिग्ध मौत के मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 3 पर केस दर्ज। मृतक के परिजनों को 10 लाख की दी गई आर्थिक मदद। गोरखपुर में व्यापारी की हत्या मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर ने मृतक व्यापारी के परिजनों से कानपुर में की मुलाकात। परिजनों ने कमिश्नर से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। जौनपुर में लाइन बाजार के सिहीपुर इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से करते थे लूटपाट।
अमरोहा के पपसरा खादर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल। बागपत की बड़ौत इलाके में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। मथुरा में कबाड़े की दुकान पर टायर खरीदने को लेकर विवाद। कुछ लोग दुकानदार को पीटते नजर आए। पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में पत्नी से उसका बच्चा छीनकर भाग रहे पति को परिवार वालों और राहगीरों ने पकड़कर पीट दिया। पिटाई का वीडियो वायरल। कासगंज के कोतवाली इलाके में पुलिस ने 25,000 के नमी बदमाश को किया गिरफ्तार। दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहा था बदमाश। हरदोई के अतरौली इलाके में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी। महाराजगंज के फरेंदा इलाके में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। दो तस्करों के पैर में लगी गोली। बदमाशों की गोली लगने से एक सिपाही भी जख्मी। बस्ती के गौर इलाके में प्रेमी युगल को चप्पल की माला पहनाने के मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। भदोही के गोपीगंज में करंट की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। दुकान में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आया युवक। कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दो ई रिक्शा चालकों में हुआ विवाद। दो ई रिक्शा चालकों में जमकर मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चित्रकूट के राजापुर इलाके में मोहरवा मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार युवक को मारी टक्कर। भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर जमकर पीटा। रायबरेली में बेकाबू गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत। सहारनपुर में तेज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। उन्नाव के कोतवाली इलाके में चेन छीनकर भाग रहे लुटेरों को महिला ने सिखाया सबक। महिला ने लुटेरों को पकड़कर जमीन पर गिराकर पीटा। आगरा के हरि पर्वत इलाके में पुलिस ने वाहन चोरों के एक गैंग का किया भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह से चोरी की 17 बाइक भी बरामद। सहारनपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार और चोरी की 19 बाइक बरामद की। भदोही में पुलिस कस्टडी से एक बाइक चोर फरार। बदमाश का मेडिकल परीक्षण कराने 2 पुलिसकर्मी उसे अस्पताल ले जा रहे थे। मथुरा के नौझील इलाके के बाजना में संदिग्ध हालत में विवाहिता की जलकर मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्याकांड। आजमगढ़ में पुलिस ने 370 खाली कारतूस बरामद किए। पुलिस ने एक शख्स को पूछताछ के लिए उठाया। पीलीभीत के अमरिया इलाके में पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। रेप के मामले में पुलिस को थी आरोपी की तलाश। भदोही के औराई कोतवाली इलाके में पुलिस ने नकली सीमेंट की बड़ी खेप बरामद की। चेकिंग के दौरान पिकअप गाड़ी से अल्ट्राटेक कंपनी का 70 बोरी नकली सीमेंट बरामद। बरेली में ड्रग विभाग की टीम ने कुतुबखाना बाजार इलाके में छापा मारकर नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अमरोहा के नुगामा सादात इलाके के आलमपुर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया ऐप कू पर किरण रिजिजू ने खुद इसे शेयर किया है। शेयर करते हुए क्या लिखा है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। किरण रिजिजू की यात्रा के दौरान लोकगीत पर थिरकते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मूल लोकगीत और नृत्य अरुणाचल प्रदेश के हर समुदाय का सार है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया है। किरण रिजिजू की तारीफ की है। 40 सेकंड के इस वीडियो को पीएम मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए लिखा है कि हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू एक अच्छे डांसर भी हैं। अरुणाचल प्रदेश की शानदार संस्कृति की झलक देखकर